हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि इससे पहले के जो वीडियो थे उनमें हमने बात की कि पृथ्वी पर ऊष्मा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। पृथ्वी सूर्य से उत्पन्न हुए लघु तरंगी सौर विकिरण को प्राप्त करता है और उसी से जो है पृथ्वी अपनी समस्त ऊष्मा प्राप्त करती है। तो वही जो सौर ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा तापमान में कन्वर्ट होती है, ऊष्मा में तब्दील होती है और तापमान के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान का वितरण किन किन कारकों से प्रभावित होता है। हालांकि सूर्य के द्वारा अलग अलग इलाकों में एक समान भी यदि ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है, एक समान ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है, फिर भी बहुत से ऐसे कारक हैं जो धरातल से संबंधित हैं, पृथ्वी से संबंधित हैं और उन कारकों की वजह से विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में समान मात्रा में सौर ऊर्जा मिलने के बावजूद भी वहां तापमान में अंतर देखने को मिलता है। तो आज हम इन्हीं कारकों पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं, तापमान में अंतर के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अक्षांश का प्रभाव, कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जो तापमान है उस तापमान को प्रभावित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पहला कारक अक्षांश का प्रभाव। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर क्रमशः जाने पर उन सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। तो यही अक्षांशीय प्रभाव है। हमारी पृथ्वी पर कोई भी स्थान कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है इसी पर डिपेंड करेगा कि वहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन कितना है। और सूर्य की लंबवत किरणें अधिक ऊष्मा प्रदान करती हैं और अधिक तापमान उन क्षेत्रों में पाया जाता है बजाय सूर्य की तिरछी किरणों के, क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणों के द्वारा ऊर्जा का जो ह्रास है वो अधिक मात्रा में होता है। और ये चीज हमने जो है इससे पहले की वीडियो में भी डिस्कस की थी। तो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में उन क्षेत्रों का अक्षांश कितना है, वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इस चीज का प्रभाव वहां के तापमान पर पाया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो है अक्षांश। उस क्षेत्र का अक्षांश कहां पर है, अर्थात वो पृथ्वी के किस स्थान पर स्थित है, पृथ्वी के कितने डिग्री अक्षांश पर वो स्थान स्थित है। दूसरा प्रमुख कारक इसकी हम बात करते हैं सागर तल से ऊंचाई। तो विभिन्न क्षेत्रों की जो धरातलीय स्थिति है, चूंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर उच्चावच पाए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों की सागर तल से ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। और सागर तल से ऊंचाई अलग अलग होने की वजह से ही विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। इससे पहले भी हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि हमारी जो पृथ्वी है उसके धरातल से या समुद्र तल से यदि हम ऊंचाई के साथ बात करें तो वायुमंडलीय तापमान जो है वो क्रम से गिरता चला जाता है। वायुमंडलीय तापमान में ऊंचाई के साथ क्रम से कमी होती चली जाती है और सामान्य रूप से ये जो ताप पतन की दर है, तापमान के घटने की जो दर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से होती है, जिसको हम सामान्य ताप पतन दर भी कहते हैं। तो यही कारण है कि जो स्थान अधिक समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित है वहां पर तुलनात्मक रूप से तापमान कम पाया जाता है और जो स्थान कम ऊंचाई पर स्थित है वहां तुलनात्मक रूप से अधिक तापमान पाया जाता है। तो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के वितरण को प्रभावित करने में सागर तल से ऊंचाई भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे अगले तीसरे कारक की। और तीसरा कारक जो कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान को प्रभावित करता है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, वो तीसरा कारक है सागर तट से दूरी या सागर से दूरी। अर्थात हमारी पृथ्वी पर स्थलीय और जलीय दोनों ही प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं और
स्थल और जल की जो स्वभाव है उस स्वभाव में भिन्नता की वजह से स्थलीय क्षेत्रों के नजदीक वाले जो जलीय क्षेत्रों के नजदीक वाले जो स्थान हैं वहां पर समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जल का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है और जल को गर्म होने और ठंडे होने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि तुलनात्मक रूप से जल स्थल की तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। और यही कारण है कि कोई भी स्थान सागर से जितनी कम दूरी पर होगा तो उस सागरीय क्षेत्र के समकारी प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है और सागर के नजदीक वाले इलाकों में तापीय विषमता कम पाई जाती है, तापमान की भिन्नता कम पाई जाती है। अर्थात सागर के तट के नजदीक वाले जो इलाके हैं वहां ग्रीष्मकालीन जो तापमान है वो सामान्य से कम होगा और शीतकालीन तापमान जो है वो सामान्य से थोड़ा अधिक होगा। अर्थात ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में समुद्र के तटीय क्षेत्रों में उतना अंतर नहीं पाया जाता जितना कि स्थल के आंतरिक भागों में पाया जाता है। तो ये समुद्र से दूरी का ही प्रभाव है, क्योंकि सागरीय क्षेत्र के नजदीक वाले जो इलाके हैं वहां सागर का समकारी प्रभाव रहता है और वहां पर जलवायु में तापीय विषमता कम पाई जाती है। अब हम बात करेंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले अगले कारक की, और अगला कारक है स्थल व जल का स्वभाव। कि स्थल और जल ये दो जो पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्र हैं जहां पर स्थलीय क्षेत्र भी हैं और जलीय क्षेत्र भी हैं, और जल और स्थल के स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा की तरंगे हैं, जो सौर ऊर्जा है या सौर विकिरण है, तो स्थलीय भाग में वो सौर विकिरण कम गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं, इसीलिए स्थल का ऊपरी भाग ज्यादा ऊष्मा प्राप्त कर पाता है और ऊपरी भाग का या स्थलीय या धरातलीय क्षेत्र का तापमान अधिक हो जाता है। वहीं यदि हम जल की बात करें तो जल में सूर्य की जो किरणें हैं अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, इसीलिए वो ऊष्मा काफी गहराई तक के क्षेत्र में वितरित हो जाती है और यही कारण है कि जलीय क्षेत्र का तापमान उतना ज्यादा नहीं होता है। और तुलनात्मक रूप से स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में जलीय क्षेत्रों का टेम्परेचर ग्रीष्म काल में थोड़ा कम पाया जाएगा। और जस्ट अपोजिट यदि हम बात करें शीतकाल की, तो स्थलीय क्षेत्रों में विकिरण भी तेजी से होता है शीतकालीन दशाओं में या रात्रिकालीन दशाओं में, और वहां पर तापमान का ह्रास भी काफी तेजी से होता है। और यही कारण है कि स्थलीय क्षेत्र शीतकाल में और रात्रि काल में तुलनात्मक रूप से जल की तुलना में अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो स्पष्ट स्थिति है स्थल और जल के स्वभाव की कि स्थल जल्दी गर्म होता है और ज्यादा गर्म हो जाता है, वहीं जलीय क्षेत्र जो है कम गर्म हो पाते हैं और देर से गर्म होते हैं। और यही स्वभाव विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। जो क्षेत्र जलीय हैं वहां पर तापीय जो दशाएं हैं वो ग्रीष्म काल में तुलनात्मक रूप से कम तापमान वाली होंगी और शीतकाल में तुलनात्मक रूप से अधिक तापमान वाली होंगी। जबकि जिन क्षेत्रों में चारों ओर स्थलीय भाग है और जलीय प्रसार या जलीय विस्तार नहीं है वहां पर ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में काफी अधिक अंतर देखने को मिलता है। तो ये चौथा कारक था। अब हम बात करेंगे अगले कारक की, और अगला कारक है धरातलीय ढाल। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के वितरण को प्रभावित करने में धरातलीय ढाल भी अपनी भूमिका निभाता है। और ये पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पर्वत पठार पाए जाते हैं, तो उन ऊंचे क्षेत्रों में जो सूर्य के सम्मुख वाले ढाल हैं, जिन धरातलीय क्षेत्रों का ढाल सूर्य की ओर है या ढाल का वह हिस्सा जो सूर्य के सम्मुख पड़ रहा है, वहां पर चूंकि सीधी सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से वो सम्मुख वाले जो ढाल हैं वो अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से वहां अधिक तापमान पाया जाता है। जबकि सूर्य की किरणों के पश्चिमवर्ती भाग जो हैं, जो दूसरी साइड में जो पड़ते हैं जहां पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो उन विमुख ढालों पर तुलनात्मक रूप से तापमान कम पाया जाता है। तो ये धरातलीय ढाल है। तो यही कारण है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जो ढाल सूर्य के सामने पड़ते हैं वहां अधिक तापमान प्राप्त करते हैं, और जो सूर्य के विमुख ढाल हैं वहां पर तुलनात्मक रूप से तापमान कम पाया जाता है। अब हम बात करेंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक, और वो है प्रचलित पवनें।
तो किसी क्षेत्र में चूंकि वायु दाब की भिन्नता की वजह से धरातलीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से पवनें संचालित होती हैं और पवनें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी विशेषताओं को प्रसारित करती हैं, अर्थात जिस क्षेत्र से पवन उत्पन्न हुई उस क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं को, उस क्षेत्र की तापीय दशाओं को वो जहां पर पहुंचती है उन क्षेत्रों में पहुंचा देती है और अपनी पहुंच वाले स्थानों के वातावरण और अपने पहुंच वाले स्थानों के मौसम में परिवर्तन का कारण बनती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तापमान की। तो प्रचलित पवनें तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र गर्म क्षेत्रों से चलने वाली जो पवन है तो उनका तापमान अधिक होगा और यदि ये अधिक तापमान वाली जो पवनें हैं ये ठंडे इलाकों में पहुंचती हैं तो वहां उन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं। तो यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होने वाली जो पवनें हैं वो जिन क्षेत्रों में पहुंचती हैं वहां के मौसम में बदलाव लाती हैं और वहां तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। यदि ठंडे इलाकों से आने वाली कोई पवनें हैं, मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली पवनें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर आती हैं तो निश्चित रूप से वो ठंडी होंगी और अपनी पहुंच वाले उष्णकटिबंधीय इलाकों में तापमान को कम कर देंगी। तो ये प्रचलित पवनें भी किसी क्षेत्र के तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। अब हम बात करेंगे आगे अगला कारक जो कि है महासागरीय धाराएं। और जैसे हमने प्रचलित पवनों में देखा तो जैसे जिस तरीके से प्रचलित पवनें विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं और एक क्षेत्र के तापीय विशेषताओं को दूसरे क्षेत्र में पहुंचाती हैं, वही काम जो है महासागरीय क्षेत्र में महासागरीय धाराओं के द्वारा किया जाता है। महासागरीय क्षेत्रों में भी विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता पाई जाती है और इस जलीय तापमान की भिन्नता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य महासागरीय धाराओं के द्वारा किया जाता है। हम महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर भी महासागरीय धाराएं चलती हैं और बहुत सी महासागरीय धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर भी चलती हैं, अर्थात महासागरीय धाराएं गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर और ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों की ओर दोनों ही स्थितियों में महासागरीय धाराएं चलती हैं और उसी आधार पर इनकी तापीय दशाओं के आधार पर महासागरीय धाराओं को ठंडी व गर्म महासागरीय धाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। तो महासागरीय धाराएं कोई यदि गर्म महासागरीय धारा है, गर्म जल को लेकर के वो अपने साथ चल रही है और गर्म महासागरीय धारा ठंडे इलाकों में जाएगी तो वहां तटीय क्षेत्रों के तापमान को निश्चित तौर पर कम कर देगी। और इसके ठीक विपरीत यदि हम बात करें तो किन्हीं ठंडे क्षेत्रों से आने वाली महासागरीय धाराएं यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आती हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटीय इलाकों में तापमान को कम कर देती है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के वितरण को प्रभावित करने में महासागरीय धाराएं भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम बात करते हैं अगला कारक तापमान के वितरण को प्रभावित करने का और अगला कारक है मेघाच्छादन की स्थिति, अर्थात हमारा वायुमंडल में बादलों की स्थिति कैसी है। वायुमंडल या आसमान हम कह सकते हैं वो साफ है या बादलों से घिरा हुआ है। ये दशाएं भी मेघाच्छादन की जो दशाएं हैं वो भी तापमान को प्रभावित करती हैं। ये हम जानते हैं कि सूर्य की किरणों को धरातल तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परत से होकर के गुजरना पड़ता है और वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो जलवाष्प की वजह से वायुमंडल में बादलों का निर्माण होता है। और यदि वायुमंडल में बादलों की मात्रा अधिक है, आसमान जो है मेघाच्छादित है, वायुमंडल में बादलों की भरमार है, तो ऐसी कंडीशन में जो सूर्य से आने वाला विकिरण है वो बादलों के द्वारा रोक लिया जाएगा और सूर्य की समस्त जो विकिरण ऊर्जा है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाएगी। और यही कारण है कि दिन के समय यदि वायुमंडल में बादल आच्छादित हैं, मेघाच्छादन की स्थिति है, तो तुलनात्मक रूप से कम तापमान दिन में देखने को मिलता है। और यदि हम रात की बात करें जबकि पार्थिव विकिरण का ह्रास होता है और पृथ्वी से लौटता हुआ विकिरण वायुमंडल के द्वारा अंतरिक्ष में लुप्त किया जाता है, तो यदि वायुमंडल में मेघाच्छादन की स्थिति है तो वो बादल पृथ्वी से लौटते हुए विकिरण को भी रोकने का काम करेंगे। और यही कारण है कि ऐसी मेघाच्छादन की स्थिति में रात का तापमान तुलनात्मक रूप से
थोड़ा अधिक पाया जाता है, क्योंकि बादलों के द्वारा लौटती हुई ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में मेघाच्छादन की स्थिति क्या है, इस आधार पर भी विभिन्न स्थलों का, विभिन्न स्थानों के तापमान का वितरण प्रभावित होता है। तो ये पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया हुआ कंटेंट समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।